एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडल व्यू क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है आपका जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, उसका पाठ्यक्रम चेंज होकर NCERT पर जो बेस्ड पाठ्यक्रम है वो लागू कर दिया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स, हमने आपका जो खंड था सामाजिक विज्ञान का, इतिहास खंड और जो भूगोल का खंड था, उसके अभ्यास प्रश्नों को आपको आसान भाषा में समझाया था। स्टूडेंट्स, अब जो आपका नागरिकता शास्त्र या हम इसे पॉलिटी बोलें वो बचा हुआ था, उस भाग की हम नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं इसी आइडल व्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जिसका पहला पार्ट जो संविधान है उसे मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। जैसा आपने उन सीरीज़ को प्यार दिया, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ भी आपको अच्छी लगेगी। ठीक है ना। आज स्टूडेंट्स हम हमारा जो संविधान है, जिसके बदौलत हमारा देश चलता है ना, हमारा जो शासन चलता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अध्याय 1 हमारा संविधान। हम यदि बात करें प्रश्न क्रमांक 1 की बच्चों, तो प्रश्न क्रमांक 1 आपसे पूछता है किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है ना। मतलब जो संविधान है उसकी ज़रूरत किसी देश को क्यों पड़ती है, यह पहला प्रश्न पूछता है। हम उत्तर की बात करें तो जो संविधान है वो नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जो संविधान है, आप ये बताइए यदि क्लास में कोई नियम नहीं रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कब क्या करना है ना। एक घर में कोई नियम नहीं रहेंगे तो कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ बेकार लगता है। उसी प्रकार जब देश है, देश को चलाने के लिए जो संविधान है वो नियमों का समूह है। मतलब उसमें कुछ ऐसे नियम लिख दिए गए हैं जिनके आधार पर हम अपने देश को चलाते हैं। ठीक है, और किसी भी देश को यदि कोई नियम नहीं रहेंगे तो वह देश बेहतर ढंग से चल नहीं पाएगा, सब अपनी मनमानी करेंगे, है ना। तो इसको रोकने के लिए हमने संविधान का निर्माण किया था। और ये कब बन के तैयार हुआ था, मतलब इसे हमने लागू कब किया था, 26 जनवरी 1950 को। बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेपाल में जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश बोलना चाहिए, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ। यानी जो नेपाल देश है उसमें राजतंत्र का मतलब होता है राजा का जो शासन था वो कब खत्म हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों, नेपाल में राजतंत्र 2006 में खत्म हुआ। कब हुआ, कब, तो 2006। एक शब्द का आंसर है ना, 2006, याद हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, आपसे पूछ रहा है कि नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। मतलब नेपाल में पहले से संविधान बना हुआ था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका उत्तर हो जाएगा, नेपाल में पहले से संविधान था तो, लेकिन उसे नए संविधान की ज़रूरत राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाने के कारण पड़ी, ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। जैसे कि आपको पता है कि नेपाल में पहले क्या था बच्चों, राजतंत्र था, यानी राजा का शासन था। लेकिन वहाँ पे जनता ने क्या कर दिया, राजतंत्र के खिलाफ, राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसका तख्ता पलट करके जनता का शासन यानी लोकतंत्र को स्थापित कर दिया। आप बताओ, हमारे यदि कोई नया व्यक्ति या कोई नई शासन व्यवस्था को हम अपने देश में अपनाएंगे, है ना, जैसे मान लो आप अपने घर में टीवी खरीद के लेके आते हैं तो उसके लिए दूसरा सेटअप बॉक्स लाना पड़ता है कि नहीं। उसी प्रकार मैं आपको बात करूं शासन व्यवस्था की, पहले राजा का शासन था तब व्यवस्था अलग थी, तब संविधान अलग था। उसकी जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था आई तब संविधान अलग होगा। इसलिए हमें नए संविधान की आवश्यकता, मतलब उन्हें करनी पड़ी, ताकि वो अपने मनमुताबिक जो उनका आकांक्षाएं हैं कि ऐसा समाज बनाना चाहते हैं वो बना सकें। आया समझ। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 है जो आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया और इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो 1946 में किया गया। कब, 1946 में। एवं इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कितने दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बढ़े, कोशिश करना कि यहीं पे आपके प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएं। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछता है कि संघवाद से क्या समझते हैं आप, है ना, संघवाद से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, संघवाद का मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। मतलब देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार के होने का मतलब क्या है। जैसे देखो, अभी केंद्र की बात करूं तो केंद्र में किसकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है ना। राज्य में बात करूं तो किसकी सरकार है, शिवराज जी की सरकार है ना। तो केंद्र में अलग है, राज्य में अलग है। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है, कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी उसकी है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यक्ति शासन कर रहा है ना। राज्य की सरकार अलग होती है, केंद्र की अलग होती है, और हमारे जो गांव की पंचायत हैं उनकी अलग होती है। ठीक है ना। तो संघवाद का मतलब होगा देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछता है सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। ठीक है,
तो बच्चों, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसे भी क्यों ना हो। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया सार्वभौमिक मताधिकार। मतलब सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि यदि आपकी 18 वर्ष की उम्र हो गई है और आप आप अमीर हों या गरीब हों, किसी भी जाति के हों, ठीक है, आप पैसा कमाते हों या ना कमाते हों, आपको अपना मत का अधिकार करने का उपयोग है और आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। ठीक है ना। चुनाव लड़ने की आयु क्या है, मतलब पंचायत के लिए 21 है, लोकसभा के लिए 25 है, अलग अलग है ना। प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछता है, सरकार के 3 अंगों के नाम लिखें, कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सरकार के 3 अंगों के नाम लिखना है और दूसरा क्वेश्चन है कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, सरकार के 3 अंग है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो विधायिका के अंतर्गत कौन आएंगे, जो आपके सांसद लोग होते हैं ना, वो विधायिका के अंतर्गत आते हैं। कार्यपालिका में कौन आएंगे, जो IAS IPS रहते हैं, है ना, या जो मंत्री बनते हैं। न्यायपालिका में कौन आएंगे, जजेस आएंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन था कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, मतलब कानून को लागू कौन करेगा, कार्यपालिका करेगी। ये लोग करते हैं ना ग्राउंड में, IAS IPS लोग। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है। मतलब जो भारतीय संविधान है उसकी अंतरात्मा किसे कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 9, वो आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया है। जो भारतीय संविधान है उसमें नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, भारतीय संविधान के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाया जा सके। क्यों, जो हमारे भारत में जो सामाजिक और आर्थिक सुधार है ना, समाज में और बेहतर हम कर सकें, ऊंच नीच जात पात या मतलब बहुत सारी जो समस्याएं उनका समाधान कर सकें, जो गरीबी है और अमीरी के बीच का डिफरेंस है ना, अंतर, उसे कम कर सके। तो इन तत्वों को उस समय हमारे पास पैसा तो था नहीं, लेकिन हमारे देश के संविधानविद जो थे, जो संविधान निर्माण कर रहे थे, उनके मन में ये आकांक्षाएं थी कि जब हमारे देश की आर्थिक कंडीशन अच्छी हो तब हम ये लक्ष्यों को लागू करें। तो मौलिक अधिकार को लागू करना राज्य के लिए ज़रूरी है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए उनको नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिए ताकि जब हमारे देश में इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो, हमारा समाज विकसित हो, तब हम इन चीज़ों को लागू कर पाएँ। ठीक है, बड़े प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 आपसे पूछ रहा है, प्रश्न क्रमांक 10 आपको थोड़ा सा बड़ा है, वो आपसे पूछ रहा है, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए और किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, हमारे मौलिक अधिकार 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन बोला था कि 2 अधिकारों को हमको क्या करना है, समझाना है ना। तो हम बताएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब संविधान में कहा गया था कि 14 वर्ष से कम उनके बच्चों को मजदूरी पर नहीं रखना अपराध है। ठीक, और दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। ठीक है बच्चों, आगे समझ, मतलब हमारे मौलिक अधिकार 6 होते हैं, 2 को हमने एक्सप्लेन कर दिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिएगा। आइडल जो क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना यदि कोई दिक्कत हो या कुछ अच्छा लगे तो। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य